हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी मैथ्स मास्टर। ये आज हमारा वेव का 4th लेक्चर है। इस क्लास में हम लोग वेव के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के क्लास में हम लोग वेव का इंट्रोडक्शन, जनरल इक्वेशन, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, हार्मोनिक वेव, इंटेंसिटी, पावर, ये सब कुछ देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। पहले समझते हैं वेव सुपरपोजिशन होता क्या है। तो जैसे एक वेक्टर है हमारे पास, जैसे एक वेक्टर है फोर्स F1, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहां कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। अब एक दूसरा फोर्स आता है, इस डायरेक्शन में लगने लगता है F2। इस F2 के लगने से F1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि इस F2 के लगने से F1 के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब इस ब्लॉक के ऊपर अगर पहले से F1 लग रहा था, अब अगर F2 भी लगना शुरू किया तब भी ये F1 लगना बंद नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अब इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। अगर ये F2 नहीं था तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना था? सिर्फ F1 था। अब इस ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्स लगने लगे? 2, और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन से हम लोग कुछ इधर देखे हैं। ये अगर वेक्टर R है तो R इक्वल्स R का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। वेक्टर एडिशन ऐसा होता है ना, वेक्टर R इक्वल्स टू रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा, अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो एक वेक्टर के आने से दूसरे वेक्टर के आने से पहले वाले वेक्टर के ऊपर या पहले वाले फोर्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। यह है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज हम लोग यही सुपरपोजिशन वेव के टर्म में देखेंगे। दो वेव एक दूसरे को सुपर इंपोज करेंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। तो सुपर इंपोज कैसे करेंगे उसको थोड़ा समझते हैं। वेव का इक्वेशन हम लोग पहले से देख चुके हैं। मानकर चलिए कि ये एक y1 वेव है, इसका इक्वेशन है A1 sin ओमेगा t माइनस kx। ये वेव किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? पॉजिटिव x डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। दूसरा y2 वेव है, इसका एम्पलीट्यूड है A2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। ऐसा है, दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है फाई का। y1 का फेज कौन सा है? ये ओमेगा टी माइनस के एक्स। y2 का फेज कौन सा है? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? फाई का है। और हम लोग इसके पहले वाले क्लास में देखे हैं कि फेज डिफरेंस जो आता है डेल्टा फाई इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स, या डेल्टा फाई इक्वल्स टू के का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। यहां के क्या होता है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट, या वेव नंबर बोल रहे थे उसको, डेल्टा एक्स। ऐसा होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन। अब यहां देखिए, जैसे ये कोई सोर्स है वेव का, यहां से वेव निकल रहा है और वेव इस तरह से ऐसा यहां पहुंचा है, और दूसरा एक सोर्स है, यहां से भी वेव निकल रहा है और ये वेव इस तरह से यहां पहुंच रहा है। ये कोई पॉइंट P है, ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, ये Y1 है और ये Y2 है। और ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं हम लोग, यहां मान करके चल रहे हैं कि लैम्डा, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा
ये सब कुछ जो है वो कांस्टेंट है, मतलब दोनों वेव के लिए क्या है, सेम है, अलग अलग नहीं है ये। और ये जब सेम रहेगा, लैम्डा के सेम होने से वेलोसिटी सेम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम है और ओमेगा सेम है। अब इन दोनों का एडिशन होगा, जैसे अभी क्या देखे थे कि एक फोर्स इधर था दूसरा फोर्स इधर था, तो दोनों का रिजल्टेंट निकल रहा था। तो ठीक उसी तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से दोनों वेव का रिजल्टेंट अभी हम लोग निकालेंगे। तो देखिए निकालते कैसे हैं। वाई नेट क्या हो जाएगा, वाई नेट हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2, ऐड करते हैं दोनों को, तो y नेट क्या हो जाएगा, y नेट हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस y2, तो y2 क्या है, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, तो इस पूरे टर्म को ऐसा, इस पूरे टर्म को अगर एक टर्म मान लेते हैं और इसको एक टर्म मान लेते हैं, तो साइन a प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा। ये a है और ये b, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी, ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ऐसा होता है। तो इसको लिखते हैं आगे। तो यहां से y नेट का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म a है तो साइन a कॉस b, इसका मतलब साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साथ में क्या आएगा कॉस फाइव, कॉस b है ना, और यहां से प्लस a2, इस बार कॉस a साइन b, तो कॉस a क्या हो जाएगा, कॉस a का वैल्यू है ओमेगा टी माइनस के एक्स, और साइन कॉस a हो गया साइन b, तो साइन 5, ये टर्म हो गया। अब यहां से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहां से इस टर्म में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और यहां भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो टर्म बचेगा क्या, तो यहां से हो जाएगा, यहां बचेगा a1 प्लस यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा a2 और साथ में बचेगा cos 5, cos 5, तो यहां से बाहर क्या निकला, साइन ओमेगा टी माइनस के वन, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये टर्म बाहर आ गया y इक्वल टू, और बचा हुआ टर्म क्या क्या है, बचा हुआ टर्म है a2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन 5, तो प्लस a2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन 5, ये बचा। अब इसमें a1 प्लस a2 cos 5 कंसिडर कर रहे हैं, लेट a1 प्लस a2 cos 5, इसको मानकर चल रहे हैं r cos थीटा, एज्यूम कर लिए उसको, और इस साइन 5 को, सॉरी a2 साइन 5 को, a2 साइन 5 इसको मानकर चल रहे हैं r साइन थीटा, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग,
1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, ऐसा लिख लेते हैं पहले, ये हो जाएगा y, इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो अकेला कौन बचेगा? आर स्क्वायर, तो यहां लिख लेते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर का स्क्वायर करते हैं, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 कॉस 5, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, a प्लस b के होल स्क्वायर पर ये टूटेगा, तो a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 और इस प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर 5, तो यहां टर्म क्या क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करेंगे तो ये टर्म आएगा। ये आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, जहां पे फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव, इस वेव का फेज ये है और इस वेव का फेज ये है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? दोनों का बीच का डिफरेंस है 5, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? आर स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। अब इन दोनों जो वेव हैं, फिगर में जो दिखाई दे रहा है वेव, इन दोनों के पाथ में कुछ डिफरेंस है। कैसे? तो देखिए S1 से अगर चलना शुरू किया है P तक और S2 से चलना शुरू किया है P तक, तो दोनों में किसको ज्यादा चलना पड़ा है? S2 को ज्यादा चलना पड़ा है, S1 को कम चलना पड़ा है। अगर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर खींचे इस तरह से, तो देखिए अगर यहां पर कोई पॉइंट A ले लें या कोई पॉइंट Q ले लेते हैं, तो S1 से P का डिस्टेंस और Q से P का डिस्टेंस अब सेम दिखाई दे रहा है। अगर इसको ढक दे ऐसा तो ये सेम दिखाई देगा, तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ है, तो इन दोनों के बीच में जो पाथ का डिफरेंस है वो क्या है? डेल्टा एक्स है। और देखिए हम लोग जो कल निकाले थे, चेंज इन फेज या फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो यही डेल्टा एक्स है। अब हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी। कल के क्लास में हम लोग इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में एक रिलेशन पढ़े थे, कैसा था वो रिलेशन? कुछ ऐसा था, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। ये कब हो रहा था? ये तब हो रहा था जब I ये वेव का जो ओमेगा था, वेलोसिटी था और डेंसिटी था जिसमें वेव ट्रैवल कर रहा था, ये सब कुछ जब कांस्टेंट आ रहा था, ये टर्म कांस्टेंट था, तब एम्पलीट्यूड जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था a स्क्वायर का। तो ये तो रिजल्टेंट निकला किसका? जैसे इन दोनों वेव को ऐड करेंगे तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? तो एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। अब इंटेंसिटी को देखते हैं। अभी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला निकाले हम लोग, a नेट, इसका वैल्यू कितना है? a नेट का जो स्क्वायर है या r स्क्वायर जो भी हम निकाले थे वो कितना था? ये था a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, जहां पर 5 क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। और इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का। तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं, I इक्वल टू k a स्क्वायर। तो यहां से a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? I बाई k। तो a नेट के लिए क्या हो जाएगा? जब a नेट है तो I नेट बनेगा, इंटेंसिटी नेट इंटेंसिटी। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा I नेट डिवाइडेड बाई k इक्वल टू a1 के लिए क्या हो जाएगा? तो I1 इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव
तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव डिवाइडेड बाई के प्लस I2 बाई के प्लस 2। A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो A1 के लिए अब इधर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर I1 बाई के इंटू I2 बाई के कॉस 5। सब में के कॉमन दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर बाहर निकल जाएगा रूट से, तो ये हो जाएगा आई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos 5। ये है नेट इंटेंसिटी और ये है नेट एम्पलीट्यूड। यानी कि जो पहले वेव आ रहा था, अब यहां से जो वेव नया आगे जाएगा पी पॉइंट के बाद जो जाएगा उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज कर जाएगा और इंटेंसिटी भी चेंज कर जाएगा, और नेट एम्पलीट्यूड का वैल्यू ये होगा और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू सॉरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा ये होगा I1 प्लस I2 प्लस 2I1 2 रूट I1 I2 cos 5, जहां 5 फेज डिफरेंस। अब हम आगे देखते हैं इंटरफेरेंस, जिसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। देखिए ये जो टर्म है, जैसे एक वेव हमारे पास ऐसा है, ऐसा, और दूसरा वेव ऐसा है, दोनों का फेज सेम है, अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट कैसा दिखाई देगा, रिजल्टेंट जो है वो एक ऐसा वेव बनेगा जिसमें ये है A1 प्लस A2 रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और दोनों वेव जब ऐसा होता है कि सेम फेज में आ रहे हो तो दोनों ऐड होकर के इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट फेज में आ रहे हो तो, जैसे एक दूसरा वेव है हमारे पास ऐसा, ये इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो देखिए ये A1 है ये A2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका एम्पलीट्यूड जिसका ज्यादा होगा, जैसे अगर A1 ज्यादा है तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2, अगर A2 ज्यादा है तो A2 माइनस A1। इस तरह से नया रिजल्टेंट जो वेव बनेगा वो बनेगा, उसका एम्पलीट्यूड बनेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, तो जो दो वेव होते हैं वो सुपर इंपोज करने के बाद, इंटरफेरेंस होता क्या है, तो ये एक कोई भी दो वेव सुपर इंपोज करने के बाद, सुपर इंपोज प्रिंसिपल के बाद एक नया वेव का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एक वेव जा रहा है और उसी के रास्ते में दूसरा वेव आता है, तो क्या करता है, उसको इंटरफेयर करता है, उसके पाथ को चेंज करने की कोशिश करता है, उसके सारे जो पहले से फिनोमेना थे उसमें जितने पैरामीटर्स थे उसको क्या करेगा, वो चेंज करने की कोशिश करेगा, इंटरफेयर करेगा, उसके जो ओरिजिनल पाथ था, उसका जो ओरिजिनल पैरामीटर्स थे उसमें क्या करेगा, वो इंटरफेयर करेगा। तो ये इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, जैसे अगर दोनों का फेज सेम है और ये जिसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है, तो इस तरह का जो इंटरफेरेंस आएगा इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर इस तरह का है, दोनों का फेज अलग अलग है, तो इस तरह का इंटरफेरेंस कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब दोनों को हम लोग देखते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरफेरेंस, जिसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें दो वेव सुपर इंपोज करते हैं और एक नया वेव का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव में जो सुपर इंपोज करेंगे, जैसे एक वेव हमारे पास ऐसा है और दूसरा वेव ऐसा है, इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो जो नया वेव बनेगा इन दोनों के एडिशन से, वो एक नया वेव कुछ इस तरह से बनेगा, और इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा A1 प्लस A2। इसी तरह से अगर इधर एक वेव ऐसा है और दूसरा वेव ऐसा है, इन दोनों का फेज उल्टा है,
तो इन दोनों के बाद या एक दूसरा वेव बना लेते हैं जो थोड़ा अलग हो, या पूरी तरह से अगर पूरी तरह से फेज चेंज है और एम्पलीट्यूड सेम हो जाएगा। अगर ये A1 है, इसका एम्पलीट्यूड को थोड़ा बड़ा बनाते हैं ऐसा, और इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा ये ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये नया वेव जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा ऐसा। ये रिजल्टेंट वेव है। अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं इंटेंसिटी का, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है हमारे पास ए नेट इक्वल्स टू क्या है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ऐसा है। और कंस्ट्रक्टिव होने के मतलब दोनों ये क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड ऐड होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम कब होगा, एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम कब होगा, ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब cos फाई का वैल्यू 1 हो जाए। और cos फाई का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो क्या हो गया, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ये कैसा दिखाई दे रहा है, A प्लस B के होल स्क्वायर पर दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा A नेट इक्वल्स टू क्या हो गया, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। उसी तरह से इधर नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, A1 A नेट ये हो जाएगा cos फाई का वैल्यू, डिस्ट्रक्टिव के लिए cos फाई का वैल्यू -1 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो -1 के लिए क्या हो जाएगा, A1 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, यानी A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, A1 माइनस A2 इसका होल स्क्वायर। अगर हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, I नेट है I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई। ये मैक्सिमम कब होगा या मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा, ये मिनिमम का कैसे होगा ना डिस्ट्रक्टिव में, तो ये मिनिमम कब होगा, तो ये मिनिमम होगा जब cos फाई का वैल्यू -1 हो जाए। और -1 कब होगा, तो I मिनिमम जो होगा, ये नेट केस कब है, मिनिमम का केस है ये कौन सा केस है, मिनिमम का। और ये कौन सा केस है, ये मैक्सिमम का केस है। तो I मिनिमम कब हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा जब cos फाई का वैल्यू -1 हो जाए, मतलब I1 प्लस I2 प्लस यहां रूट था ना, तो 2 रूट I1 I2, ये हो जाएगा रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। और अगर I मैक्सिमम देखे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 और इसका होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मिनिमम एम्पलीट्यूड है और मिनिमम इंटेंसिटी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के केस में। I इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव के केस में फाई का जो हमारे पास वैल्यू है, cos फाई का वैल्यू कितना हो रहा था, 1 हो रहा था, और इस केस में cos फाई का वैल्यू क्या हो रहा था, -1 हो रहा था। तो यहां फाई का वैल्यू, cos फाई का वैल्यू 1 कब होता है, तो cos फाई का वैल्यू 1 मतलब ये अगर 0 हो जाए, फाई का वैल्यू अगर 0 हो जाए, मतलब दोनों वेव के बीच में कुछ भी फेज डिफरेंस हो ही नहीं। ऐसा था ना इक्वेशन, एक y1 में जो था हमारे पास वो था A1 साइन kx या kx माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस kx, ऐसा कुछ भी। और y2 क्या है, यहां पर एक एक्स्ट्रा फाई है। अगर फाई का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब दोनों का फेज कैसा है, सेम है। और दोनों का फेज सेम है तो दोनों का एम्पलीट्यूड जो हो जाए वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो अगर फाई, तो यहां से फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज इन जो फेज है इस वेव में और दूसरे वेव में जो y2 है उसके बीच में जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो अगर फाई का चेंज इन फेज जो है 0 हो जाए, तो अगर ये 0 हो गया तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, 0। अगर यहां पर 2 पाई हो जाए, cos फाई का जो वैल्यू, फाई का वैल्यू 2 पाई हो गया, तो cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, फिर से 1।
फिर से अगर ऐसा देखें तो इस पोजीशन पर कॉस क्या होता है, 1 होता है, इधर कॉस -1, यहां कॉस 0 और यहां भी कॉस 0, यहां 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो देखिए 0 तो 0 पर 1 हो गया, फिर से वापस लौट के आएंगे तो 2 पाई, फिर से 1 हो गया, फिर से लौट कर यहां आए तो 4 पाई, तो इवन पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव के लिए जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई कितना होना चाहिए, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इसका मतलब क्या 2n पाई, जहां पर n का वैल्यू अगर जनरल लिखे तो ऐसा हो जाएगा ना, n का वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से। अब इस केस में डेल्टा x का वैल्यू क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो देखिए इसके पास 0 पुट किए तो डेल्टा x क्या हो गया 0, अगर इसके पास 2 पाई पुट करें तो 2 पाई से 2 पाई कैंसर, लैम्डा इधर चला गया तो लैम्डा इसका वैल्यू क्या हो गया, तो डेल्टा x का वैल्यू हो जाएगा 0 लैम्डा, अगर यहां पर 4 पाई पुट करें तो 2 2 जा 4 और लैम्डा इधर चला गया तो 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। जैसे ही यहां से वैल्यू पुट करते जाएंगे फाई का, ये 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसा आ रहा है, इसका मतलब पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है n लैम्डा, जहां पर n का वैल्यू क्या है 0 1 2 3 ऐसा। ये कंस्ट्रक्टिव का केस है। अगर डिस्ट्रक्टिव के केस में देखें तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, -1 लाना है तो देखिए cos -1 कहां आता है 0 पाई बाई 2 या 90 डिग्री, यहां 180 डिग्री और यहां 270 डिग्री, यहां पर ये पाई है ना और ये 0 है, तो देखिए यहां पर -1 आ जाएगा cos, तो यहां चले तो मतलब एक बार पाई के पास -1 आएगा, फिर से 2 पाई 3 पाई, तो 3 पाई के पास -1 आएगा, फिर से 5 पाई के पास, तो मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के पास क्या आएगा cos -1 आ जाएगा। तो डेल्टा फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई इस तरह से आएगा। इसका जनरल इक्वेशन लिखे तो क्या लिख लेंगे 2n प्लस 1 पाई, जहां पर n का वैल्यू 0 1 2, n क्या हो सकता है 0 1 2 इस तरह से हो सकता है। अब पाथ डिफरेंस देखते हैं डेल्टा x, तो जैसे ही इसके पास पाई रखेंगे तो ये पाई और ये पाई कैंसल, तो क्या हो जाएगा ये लैम्डा इधर चला गया, पाई ये डिवाइड में आ जाएगा, तो लैम्डा बाई 2 ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2, यहां रखेंगे 3 पाई तो यहां रखें 3 पाई, तो पाई से पाई कैंसल, तो ये डिवाइड में आएगा 2 तो 3 बाई 2 और लैम्डा मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। तो इसी तरह से आगे अगर रखें 5 तो 5 पाई, पाई से पाई कैंसल, तो 5 बाई 2 इंटू लैम्डा 5 लैम्डा बाई 2, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो इसका जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, जहां पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 रख सकते हैं 1 रख सकते हैं 2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं इधर। तो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस ये। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जेई और मेंस और एडवांस का। क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स y1 इक्वल टू 4 sin 2x माइनस 60 और y2 इक्वल्स टू 3 sin 2x माइनस 60 माइनस पाई बाई 2 सुपर इंपोज्ड, ये दोनों वेव क्या कर रहे हैं सुपर इंपोज कर रहे हैं, सुपर पोजिशन हो रहा है दोनों वेव का। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये आईआईटी जेईई 2010 का क्वेश्चन है। तो हमारे पास दो वेव है, तो पहले हम लोग वेव का इक्वेशन जो लिखे थे y1 क्या था a1 sin ओमेगा टी, अच्छा इस फॉर्म में kx माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में है, तो ऐसा लिख लेते हैं kx माइनस ओमेगा टी ऐसा है, और y2 क्या है ऐसा है a2 sin kx माइनस ओमेगा टी माइनस 5 इस फॉर्म में है।
तो A1 का वैल्यू क्या है 4, A2 का वैल्यू क्या है 3 और फाई का वैल्यू क्या है माइनस या प्लस, ऐसा पहले प्लस फाई था हमारे पास, तो फाई का वैल्यू क्या है -π/2। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A² इक्वल्स टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। तो A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस A2 का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस -π/2, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस π/2 कितना हो जाएगा 0, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो रिजल्टेंट 16 प्लस 9 25, रूट से बाहर निकलेगा तो एम्पलीट्यूड नेट एम्पलीट्यूड कितना हो गया 5। अगर मीटर में होगा तो ये मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो जेईई एडवांस 2015 में आया है। क्वेश्चन कह रहा है 4 हार्मोनिक वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल इंटेंसिटीज आई नोट, 4 वेव है और चारों का इंटेंसिटी कितना है आई नोट है फेज एंगल 0, π/3, 2π/3 and π। When they are superposed, the intensity of resulting wave is Ni0, then value of n is। 4 वेव है और चारों का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, सबका फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी भी सबका सेम है I0 है, और फेज एंगल लेकिन जो है वो अलग अलग है, 0 है, π/3 है और 2π/3 और π है। ये चारों क्या कर रहे हैं सुपरपोज कर रहे हैं, तो सुपरपोज करने के बाद जो रिजल्टिंग वेव बन रहा है उसका इंटेंसिटी Ni0 हो जा रहा है, तो n का वैल्यू निकालना है। हम लोग अभी इंटेंसिटी का जो वैल्यू पढ़े हैं, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ घटाए तो K A²। ये सिर्फ कब होता है जब फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए, तो ये फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हो गया है तो ये कंडीशन आ गया, इसका मतलब अगर ये K तो कांस्टेंट हो गया, इंटेंसिटी सबका सेम है I0 है, तो एम्पलीट्यूड को भी A0 लिख लेते हैं, और जैसे ही इंटेंसिटी सेम होगा एम्पलीट्यूड सबका सेम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये एक हमारे पास रेफरेंस लाइन है, ये कोई एक्सिस एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको, तो यहां से जो पहला वेव है उसका फेज कितना है 0, इसका मतलब पहला वेव इसी के ऊपर आएगा, इसके साथ कितना एंगल बनाएगा 0, और इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया A0 हो गया। दूसरा वेव है उसका फेज कितना है π/3 यानी कि 60 डिग्री, तो यहां से रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से 60 डिग्री ऐसा, ये हो गया A0, ये हो गया π/3 या इसको 60 डिग्री कह सकते हैं। नेक्स्ट है 2π/3, 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, तो यहां से रेफरेंस लाइन से 120, तो रेफरेंस लाइन से 120 इधर हो जाएगा ऐसा। इसका एम्पलीट्यूड भी A0 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड तो सबका बराबर होगा क्योंकि इंटेंसिटी सबका बराबर है। ये एंगल कितना हो गया, तो यहां से यहां तक का जो एंगल है ये एंगल हो गया 2π/3 यानी कि 120 डिग्री। और नेक्स्ट चौथा का क्या है पाई, फोर्थ का जो फेज है वो कितना है पाई है, तो रेफरेंस लाइन से पाई मतलब इधर, इसका इंटेंसिटी भी A0 हो जाएगा। अब इस केस में ये और ये एम्पलीट्यूड सेम है और फेज अपोजिट, मतलब दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, तो ये दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब बचा हुआ कौन सा है ये और ये। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये पूरा एंगल कितना है, यहां से यहां तक का एंगल कितना है 120 और ये एंगल कितना है 60,
तो ये एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। तो इस ए नोट को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक इधर और दूसरा इधर। तो ये हो जाएगा ए नोट कॉस 60 डिग्री और ये हो जाएगा ए नोट साइन 60 डिग्री। उसी तरह से इसको ब्रेक करेंगे तो ये एंगल कितना है, ये 120 है, तो ये बचा हुआ क्या है 60। तो ये इसका ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ए नोट कॉस 60 डिग्री और ये ए नोट साइन 60 डिग्री। ये ए नोट कॉस 60 और ए नोट कॉस 60 फिर से एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बचेगा कौन, ए नोट साइन 60 प्लस ए नोट साइन 60 मतलब 2 ए नोट साइन 60। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए जो है वो कितना हो गया, ए नेट 2 ए नोट साइन 60 और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो ए नेट कितना हो गया 2 ए नोट साइन 60 √3/2, 2 से 2 कैंसल, कितना ए नेट आ गया हमारे पास √3 ए नॉट। अब इंटेंसिटी निकालते हैं तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि आई नेट हो जाएगा ए नेट का वैल्यू क्या है हमारे पास √3 यानी कि यहां से आ जाएगा 3i0 स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाता है ना, तो स्क्वायर के कारण ये इधर रूट चला जाएगा। तो ये कितना आ गया 3i0 नेट इंटेंसिटी हमारे पास आ गया। तो अब वैल्यू हमारे पास क्या है ni0, इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 3। क्लियर है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।